अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। शुरू करते हैं अपने टॉपिक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस को। सबसे पहले एक बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि लाइट डिपेंडेंट को लाइट डिपेंडेंट कहने की वजह उसकी लाइट के ऊपर डिपेंडेंसी। सर बड़ी मुश्किल बात बताइए। ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब डार्क रिएक्शंस पढ़ेंगे तो हमने ये बात करनी है वहां पर भी कि डार्क रिएक्शंस क्या लाइट की एब्सेंस में होते हैं या लाइट की प्रेजेंस में होते हैं। तो डार्क उनको कहते हैं, तो फिर डार्क कहते हैं क्यों है? तो ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि इसकी हुक अगर यहां नहीं बनेगी तो वहां जाके मसला होगा। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में लाइट इसकी जो है वो रिक्वायरमेंट है एक, तभी मैंने इसको पहले नंबर पर लिखा है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट में क्या चीज तुम्हारे पास मेन आती है। ठीक है, हम कहते हैं कि लाइट हमारे पास सबसे पहली रिक्वायरमेंट है तुम्हारे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस की। उसके बाद एंजाइम्स रिक्वायरमेंट है तुम्हारे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस की। वाटर जो है वो रिक्वायरमेंट है, मैं तुम्हें अभी आगे चलकर बताता हूं वाटर कैसे रिक्वायरमेंट है। और एंजाइम्स में मैं मेजरली बात करूंगा NADP रिडक्टेज की, NADP रिडक्टेज की। ये अभी तुम्हें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ने लगे वहां नजर आएगा। NADP रिक्वायरमेंट है। ADP, अच्छा ये इसलिए रिक्वायरमेंट है क्योंकि NADPH प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट के बनने के लिए ये होना जरूरी है, तभी तो ये रिड्यूस होगा ना। NADP रिडक्टेज किसको रिड्यूस करेगा? इसी को रिड्यूस करेगा। और ADP और PI इसलिए रिक्वायरमेंट है क्योंकि इन्होंने बनाना है ATP, एनर्जी को जनरेट करना है साइटोक्रोम से, जब प्लास्टोसाइनिन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। प्रोडक्ट्स को देखो, प्रोडक्ट्स में हमारे पास आता है ऑक्सीजन। ये आता है जब पानी चाचा स्प्लिट करता है, H2O स्प्लिट करता है 2H पॉजिटिव के अंदर प्लस 1/2 ऑक्सीजन के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो है वो स्प्लिट करता है। ठीक है सर जी। ATP तुम्हारे पास एक प्रोडक्ट है, NADPH2 एक प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ऑक्सीजन तो चलो रिप्लेनिशमेंट के लिए चला जाता है, जो ATP और NADPH है ये तुम्हारे पास ग्रेना में प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि लाइट रिएक्शंस अल्टीमेटली ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। इस ग्रेना से निकलकर स्ट्रोमा में चले जाते हैं और यूज हो जाते हैं डार्क रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, जहां पर इन्होंने ग्लूकोज की प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करना है, रिडक्शन रिएक्शंस के अंदर अपना रोल प्ले करना है। ठीक है, आगे चलो। टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम्स। फोटो सिस्टम्स की टाइप्स तुम लोगों ने याद रखनी है कि सबसे पहले है हमारे पास फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, नेम्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्कवरी। अब मुझे बताओ जल्दी से, फोटो सिस्टम 1 को क्या कहते हैं? दूसरे लफ्जों में P700 बोलते हैं क्योंकि ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ ऑफ लाइट की एब्जॉर्प्शन के साथ एसोसिएटेड है। आगे हमारे पास फोटो सिस्टम 2 जिसको हम P680 भी कहते हैं क्योंकि ये 680 नैनोमीटर की लाइट की एब्जॉर्प्शन के साथ एफिलिएटेड है या एसोसिएटेड है। ठीक है, आगे चलो। आगे हमारे पास एंटीना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर। याद रखना, एंटीना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर दोनों सबसे पहले प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं और इसका फंक्शन क्या होता है कि इसने लाइट एनर्जी को कैप्चर करना होता है, कन्वर्जन नहीं बच्चों। और जैसे ही एंटीना कॉम्प्लेक्स पर लाइट फॉल करती है तो रेजोनेंस के थ्रू आपके पास वो लाइट आके ट्रांसफर हो जाती है रिएक्शन सेंटर में। ट्रांसफर द लाइट या फोटॉन्स टू द रिएक्शन सेंटर, क्योंकि रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन्स को अल्टीमेटली एक्साइट करके ऊपर भेजना है और वहीं पर इलेक्ट्रॉन होल को जनरेट करना है और उस इलेक्ट्रॉन होल को फिर फिल करेगा आकर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के थ्रू प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रॉन्स। आगे है तुम्हारे पास रिएक्शन सेंटर। ये भी तुम्हारे पास क्या है? एक प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स है। इनिशिएट करता है कन्वर्जन ऑफ लाइट को केमिकल एनर्जी के अंदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों कि कौन सा पार्ट है फोटो सिस्टम का जो कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है और वो कौन सा पार्ट है जो कैप्चर कर रहा है और रेजोनेंस के थ्रू तुम्हारे पास लाइट को ट्रांसमिट कर रहा है आगे रिएक्शन सेंटर के अंदर। वो कंपोनेंट होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब एंटीना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर में एक चीज कॉमन भी होती है, वो होता है क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल। ठीक है, वैसे तो रिएक्शन सेंटर में तुम्हें अबंडेंटली नजर आता है क्लोरोफिल ए, बट क्लोरोफिल ए कॉमन कंपोनेंट है एंटीना कॉम्प्लेक्स का भी और रिएक्शन सेंटर का। अब ये सारे कंपोनेंट है तुम्हारे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर। ये है वो पेज जो हमने इस टॉपिक के एंड पर पढ़ना है और ये है तुम्हारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिनको तुमने खुद जवाब देना है। जैसे ही मैं ये टॉपिक तुम्हें पढ़ा दूंगा तो हमने इस स्लाइड पर वापस आना है। आगे चलो। बात ऐसी है कि लाइट रिएक्शंस में सबस्ट्रेट क्या इस्तेमाल हो रहा है, मैं तुम्हें पहले बताया H2O इस्तेमाल हो रहा है और इस H2O के नतीजे में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है और लाइट रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है लाइट। ठीक है, और क्लोरोफिल। अब ये होते कहां पर हैं? ये ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। NADP+ और ADP का इस्तेमाल करते हैं और तुम्हारे पास रिड्यूसिंग पावर
इसको लिख देते हैं रिड्यूसिंग पावर, जिसको हम बोलते हैं NADPH। अच्छा, ये NADPH ही हमेशा बोलना है, NADH नहीं, वो रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ना है। और एसिमिलेटरी पावर को जनरेट करते हैं, रिड्यूसिंग पावर और एसिमिलेटरी पावर को जनरेट करते हैं। ठीक है सर जी। अब ये प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेगा डार्क रिएक्शंस जो कि स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, और इस्तेमाल करके CO2 को कन्वर्ट कर देगा स्टार्च शुगर्स के अंदर, अमाइनो एसिड्स के अंदर, फैटी एसिड्स के अंदर। ये फेट है इसके डार्क रिएक्शंस। फिर इसको इस्तेमाल करके वापस से ये NADP+ और ADP बना देंगे, फिर इसको इस्तेमाल करेगा, फिर ये साइकिल चल पड़ेगी। इस तरीके से ये चीजें हो रही होती हैं। तो आज हमारा फोकस क्या है? ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और इसके सबस्ट्रेट भी पोर्शन है, इसके प्रोडक्ट्स भी पोर्शन है। यहां तक हमने पढ़ लेना है, आगे नहीं भागना, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फोटो सिस्टम्स को क्या बोलते हैं? क्वांटोसोम्स भी बोलते हैं। यहां पर तुम्हें इसका बीच में रिएक्शन सेंटर नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? रिएक्शन सेंटर नजर आ रहा है। और ये तुम्हारे पास क्या है? एंटीना कॉम्प्लेक्स है, पेरिफेरी के ऊपर एंटीना कॉम्प्लेक्स। लाइट इस पर आकर फॉल करेगी, रेजोनेंस के थ्रू मूव कर जाएगी रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल ए के पास, और फिर रिएक्शन सेंटर पर जब लाइट जाएगी तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2 के पास चले जाएंगे, जिसका दूसरा नाम हमारे पास फियोफाइटिन बी होता है। फियोफाइटिन बी होता है। ठीक है सर जी, आगे चलो। अब यहां पर जरा प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले जब लाइट आकर फॉल करती है एंटीना कॉम्प्लेक्स के ऊपर, रिएक्शन सेंटर तक जाती है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स 2 एक्साइट होकर, यानी कि अब एक पहले मैं बात बता दूं कि लाइट होता है एनर्जी पैकेट, और एक फोटोन में टेंडेंसी इतनी होती कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। अब 2 फोटॉन जरूरत पड़ेगी 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए। तो ये बात पहले ही माइंड में रखना कि 2 फोटॉन्स ने स्ट्राइक किया है आकर। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से एक्साइट होकर फियोफाइटिन में जाएंगे, जिसको बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से एक्साइट हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स का होल जनरेट हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन्स होल हैज बीन जनरेटेड। ठीक है सर जी। और ये कहां पे इलेक्ट्रॉन होल जनरेट हुए? फोटो सिस्टम 2 के अंदर, जो कि 680 नैनोमीटर का है। अब जरा एक चीज को देखना कि फोटो सिस्टम 2 किस चीज के अंदर कन्वर्ट हो गया। सवाल करने लगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर या रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर? सवाल समझे हो? इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होने के बाद ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया है या रिड्यूसिंग एजेंट बन गया? याद रखना कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया, और ऑक्सीडाइज करेगा किसको? वाटर को। और ये स्प्लिटिंग होती है थालाक्वाइड ल्यूमन के अंदर। स्प्लिटिंग से क्या प्रोड्यूस होगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स और तुम्हारे पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। ये तो दफा हो जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर। पीछे बचा ये इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए ये जाकर इसके इलेक्ट्रॉन होल को फिल कर देंगे। चलो भाई, इलेक्ट्रॉन होल तो हो गए फिल। तो हुआ क्या कि इसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट किया, और तुम्हारे पास इस वाले वाटर को ऑक्सीडाइज कर दिया, और वाटर ने एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट किया, इसको रिड्यूस कर दिया। और ये स्प्लिटिंग हुई कहां पे? थालाक्वाइड ल्यूमन में। इसको बोलते क्या है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, क्योंकि ये तुम्हारे पास लाइट की प्रेजेंस में हुई है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले गए। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर देखो कितना हाई एनर्जी पे है। तो कोई भी चीज हाई एनर्जी पे होती है ना, अपनी स्टेबिलिटी को रीगेन करने की कोशिश करती है। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे प्लास्टोक्विनोन के अंदर, प्लास्टोक्विनोन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। अब कुछ चीजें हैं यहां पर जो तुमने समझनी है। प्लास्टोक्विनोन को रिड्यूस किसने किया है? सवाल करने लगा, फोटो सिस्टम 2 ने या प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने? जवाब तुम्हारा होना चाहिए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2 ने रिड्यूस किया है। अब प्लास्टोक्विनोन से आगे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो अब सवाल मेरा यह है कि प्लास्टोक्विनोन को ऑक्सीडाइज किसने किया है? ऑक्सीडाइज किसने किया है? मतलब इससे इलेक्ट्रॉन्स खींचे किसने? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स ने खींचे।
तो प्लास्टोक्विनोन को ऑक्सीडाइज किसने किया, जवाब हो रहा है। रिड्यूस किसने किया, जवाब हो रहा है। अब वो एक और सवाल है कि प्लास्टोक्विनोन पहले रिड्यूस हो रहा है, या ऑक्सीडाइज हो रहा है। दो सवाल है, दो सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। पहले रिड्यूस हो रहा है, जवाब इसका क्या है, पहले रिड्यूस हो रहा है, उसके बाद ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अब यहां से यह भी सवाल है कि प्लास्टोक्विनोन पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबसे पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का है या साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स का है। जवाब तुम्हारा पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का। क्यों, क्योंकि पहले वो रिड्यूस हो रहा है, और उसको रिड्यूस कर कौन रहा है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कर रहा है। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में। अब इसको रिड्यूस किसने किया, प्लास्टोक्विनोन ने। अब इसको ऑक्सीडाइज करेगा प्लास्टोसायनिन। इसको हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्या होगा। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से याद रखना इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए प्लास्टोसायनिन के अंदर। याद रखना ये वो पॉइंट है जहां पर ATP बनता है प्रोटॉन ग्रेडियंट के बनने के बाद। इसलिए अगर तुमने इसको हटा दिया तो ना तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, नम्स का सवाल भी यही, ना तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, ना ही ATP का जन्म या सिंथेसिस होगा। तो अभी तक तुमने ऑक्सीजन को बना लिया है वाटर की स्प्लिटिंग से, और ATP को बना लिया। अब इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोसायनिन आए, प्लास्टोसायनिन की तरफ आए, मतलब प्लास्टोसायनिन को रिड्यूस करने वाला कंपोनेंट कौन है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। इसको ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन उससे पहले लाइट इस पे फॉल करेगी फोटो सिस्टम 1 के ऊपर 700 नैनोमीटर की, और यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे। तो ये जो यहां से दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, सवाल एक और है, दो इलेक्ट्रॉन्स यहां से, इन्होंने इसके इलेक्ट्रॉन होल को फिल कर दिया। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड बाय फोटो सिस्टम 2 आर यूज्ड फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन होल इनसाइड द फोटो सिस्टम 1, और यहां के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होकर इसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे। इस पार्ट को भी छोड़ दो। ये दो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फेरिडोक्सिन के अंदर, जो कि एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। प्लास्टोसायनिन एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन थी। ये पॉइंट्स याद रखना। अब इसको रिड्यूस कर दिया, आगे ये ऑक्सीडाइज होगा तुम्हारे पास NADP प्लस से, NADP प्लस से, NADP रिडक्टेज से नहीं, ये तो एक एंजाइम है जो कि कैटालाइज करेगा इस रिएक्शन को। तो फेरिडोक्सिन से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे NADP प्लस के पास, और NADP रिडक्टेज, रिडक्टेज मतलब NADP प्लस को रिड्यूस करने वाला एंजाइम, दो प्रोटॉन्स को यहां देगा और NADPH2 रिड्यूसिंग पावर तुम्हारे पास जनरेट हो जाएगी, रिड्यूसिंग पावर जनरेट हो जाएगी। ठीक है सर, NADPH2 से तीन चीजें बना ली, ATP, O2, NADPH2। ठीक है सर। अब क्या होगा कि अक्सर औकात चीजें कुछ ऐसे मामलात के अंदर घुस जाती हैं कि तुम्हारे पास ना NADPH जो है ना, वो या तो कभी कभार बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट कर जाता है, बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट कर जाता है, या ATP जो होता है ना वो बहुत कम पड़ जाता है। तो इस कंडीशन में प्लांट चाहता है कि NADPH ना बने और ATP बने, तो वो उस सेगमेंट को अपने से अलग कर देता है जहां से NADPH2 बनना है, मतलब ये वाला। तो वो वापस से इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके, इससे तो फिल हो गए, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके तुम्हारे पास फेरिडोक्सिन के अंदर लेकर आता है। मतलब ये तो कॉमन हो गया नॉन साइक्लिक साइक्लिक में, और फिर वापस से इधर ले आता, फिर इधर ले आता, तो यहां से तो ATP बन रहा था, तो सिर्फ ATP बनेगा, NADPH2 नहीं बनेगा, और इस केस में O2 भी नहीं बनेगा। तो सिर्फ और सिर्फ ATP प्रोडक्ट होता है साइक्लिक का, और इस पार्ट को बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब आगे इन दोनों में डिफरेंस देखो। फोटोफॉस्फोराइलेशन नॉन साइक्लिक वाली है नॉर्मल, साइक्लिक वाली है स्पेशल, और इसमें इन्वॉल्व होता है सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1, इसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इसको जी स्कीम पाथवे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जरा इधर आओ, यहां पे तुम्हें नजर आ रहा है ना कि ये जी शेप बन रही है ऐसे करके, जी शेप, तभी इसको जी स्कीम रिएक्शन भी बोलते हैं। तुमसे ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि जी स्कीम रिएक्शंस किसको बोलते हैं, तो तुमने बताना है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को। फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 इधर इन्वॉल्व होता है। अब इसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ATP प्रोडक्ट होता है, NADPH प्रोडक्ट होता है। ठीक है सर। और साइक्लिक का प्रोडक्ट होता है ATP सिर्फ और सिर्फ, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। और O2 का रिलीज तुम्हें कहां देखने को मिलता है, इधर देखने को मिलता है, इधर देखने को नहीं मिलता। अब जो हम पीछे स्लाइड छोड़ के आए थे, जरा उधर आओ। Why non-cyclic photophosphorylation occurs at a higher rate than cyclic photophosphorylation? अरे सिंपल सा जवाब है अब तो कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन डोमिनेंट इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास इट जनरेट्स बोथ ATP एंड NADPH एसेंशियल फॉर द केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल ने भी तो होना है ना आगे,
लाइट रिएक्शन सिर्फ इंडिपेंडेंट तो नहीं है, केल्विन साइकिल के साथ एसोसिएटेड है इसके प्रोडक्ट्स, और ऑक्सीजन प्रोडक्शन भी होती है। अनलाइक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये तो एक कॉम्पनसेशन है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तो एक कॉम्पनसेशन है किस चीज की? जब एटीपी बहुत कम हो गया और एनएडीपीएच बहुत ज्यादा हो गया, यानी कि एनएडीपीएच टू एटीपी रेशियो बहुत ज्यादा हो गया, हाई एनएडीपीएच टू एटीपी रेशियो, ये स्टिमुलस होता है नॉन साइक्लिक से साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हाउ डज द शिफ्ट फ्रॉम नॉन साइक्लिक टू साइक्लिक फ्लो ऑकर्स? Non-cyclic photofosphorylation shifts to cyclic photofosphorylation when NADPH level become too high, indicating a sufficient supply of reducing power। मतलब ये sufficient है, while ATP demand remains high, demand ज्यादा है, सप्लाई तो ज्यादा नहीं हुई, सप्लाई को ज्यादा करना पड़ेगा तभी साइक्लिक शिफ्ट आएगा, prompting the cell to prioritize ATP production through the cyclic pathway। यानी कि high NADPH to ATP ratio is the stimulus for the conversion या shift from non-cyclic to cyclic photofosphorylation। हाई एटीपी टू एनएडीपीएच रेशियो लिखा हो, अगर तुमने वो मार्क किया गलत है बच्चों, हाई एटीपी टू एनएडीपीएच रेशियो गलत है वो, ठीक है। आगे चलो, सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवेंट ऑफ लाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवेंट ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? कौन सा इवेंट नहीं है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये तो है। प्रोडक्शन ऑफ एटीपी बाय फोटोफॉस्फोराइलेशन, बिल्कुल है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये नहीं है, ये डार्क रिएक्शंस के अंदर होता है। क्या मैंने कहा? ये तुम्हारे पास डार्क रिएक्शंस के अंदर होता है। रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH, ये भी होता है। और इसमें एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है? NADP प्लस रिडक्टेज, जो कि ये वाला काम करता है। और अगर तुमसे पूछा जाए कौन से इलेक्ट्रॉन्स आके NADP प्लस को रिड्यूस करते हैं, तो तुमने बताना है फोटो सिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 वालों ने तो फिल कर दिया था ना, तो फोटो सिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो तुम्हारे पास फिल करते हैं NADP प्लस को रिड्यूस करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? हम बात करते हैं प्लास्टोक्विनोन लिपोइड है, प्लास्टोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, फेरेडॉक्सिन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। तो यहां पर ढूंढो प्लास्टोसाइनिन कहां पर है, हमें चार्ली में नजर आ रहा है। फेरेडॉक्सिन आयरन है, ये लिपोइड है, और साइलाक्रोम सी नहीं, यहां आएगा साइटोक्रोम सी, ठीक है। साइटोक्रोम सी जो है वो तुम्हारे पास साइटोक्रोम है। आगे चलो, एंजाइम NADP रिडक्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, एंजाइम NADP रिडक्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कैटलाइज करता है रिएक्शन को ताकि रिडक्शन NADP प्लस की जा सके। अगर यहां लिखा होता ना NAD प्लस, और अगर वो इसको कह देता कि इसको रिड्यूस कर, गलत है बच्चों, गलत है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग NADP प्लस नहीं, ये काम नहीं करना। रिड्यूसिंग फेरेडॉक्सिन नहीं, फेरेडॉक्सिन को तो ये ऑक्सीडाइज का कुछ हद तक समझ में आता है, रिड्यूस तो बिल्कुल नहीं करता। रिड्यूसिंग P700, ये भी गलत है, ठीक है। आगे चलो, The photosystem 2 during light reactions receive electrons from splitting। फोटोसिस्टम 2 के जो इलेक्ट्रॉन होल जनरेट हुआ है, अब वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिसीव करेगा? फ्रॉम स्प्लिटिंग, फोटोलाइसिस से अचीव करेगा। और फोटोलाइसिस में क्या होता है? पानी स्प्लिट होता है। पानी स्प्लिट होकर क्या बनाता है? प्रोटॉन्स को बनाता है, इलेक्ट्रॉन्स को बनाता है, और आधे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बनाता है। प्लास्टोक्विनोन नहीं। अच्छा, अक्सर बच्चे पूछते हैं सर ये आधा क्यों लिखते हो? अच्छा देखो बच्चों, असल में यहां पर एक ऑक्सीजन की जरूरत है, पानी के अंदर तो एक ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन है, तो इसको मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज करने के लिए ना यहां 1/2 लगा दिया जाता है, ठीक है। प्लास्टोसाइनिन नहीं, फेरेडॉक्सिन भी नहीं। आगे चलो, और कोई सवाल है हमारे पास? बिल्कुल है। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, सिंध का सवाल है, 5 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। क्रिस्टी में नहीं होता, यहां तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है। क्या मैंने कहा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है। अच्छा, एक चीज माइंड में रखनी है नम्स के बच्चों, कि जब तुमने फोटोसिंथेसिस पढ़ना है ना, तो तुमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर एक दफा रिकॉल करना है। और एमडी कैट के बच्चों और नम्स के बच्चों दोनों, जब तुमने रेस्पिरेशन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो तुमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो है वो माइंड में लेकर आना है, उसको रिकॉल करना है, फिर पढ़ना है। स्ट्रोमा में नहीं, यहां तो डार्क रिएक्शंस होते हैं, डार्क रिएक्शंस होते हैं। सिस्टर ने, ये क्या है? ये तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी ऑपरेटस के स्टैक्स हैं, ठीक है। मैट्रिक्स बिल्कुल गलत है। मैट्रिक्स तो तुम्हारे पास साइट होता है क्रेब्स साइकिल का, और
बीटा ऑक्सीडेशन का, थालाक्वाइड, बिल्कुल थालाक्वाइड में होता है, या इधर ग्रेना लिखा होता। अब देखो यहां पर अगर ग्रेना और थालाक्वाइड दोनों होते ऑप्शन में, फिर तुम किसको प्रेफर करते? फिर तुमने थालाक्वाइड्स को प्रेफर करना था, क्योंकि थालाक्वाइड्स मिल मिलकर ग्रेना को बनाते हैं। मेरा ख्याल है कि यहां पे सवाल खत्म है, बिल्कुल सवाल यहां पर खत्म होते हैं। मेरा ख्याल है कि मैंने तुम्हें बड़ा डिटेल में लाइट रिएक्शंस को समझाया है। इस चीज को सुनना समझना, कोई चीज ना समझ में आए तो डेली प्रैक्टिस पेपर के एमसीक्यूज को लाजमी अटेम्प्ट करना, वहां पे इंशाल्लाह तुम्हें काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। नम्स के चूंकि ये क्वेश्चंस हैं तो नम्स के बच्चे ज़्यादा सीरियसली इसको देखें, एमडी कैट के बच्चे सुन रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है। इन केस अगर कोई यूएचएस हर साल 4 से 3 सवाल तो आउट ऑफ सिलेबस देता ही ना, सजाब में भी करता है, तो उन 3 से 4 सवाल आउट ऑफ सिलेबस अगर इन टॉपिक से आ जाते हैं तो हमने तो अपने आप को फिर सेव कर लिया ना, हमने तो पढ़ लिया इन चीज़ों को, और इससे बाहर से तो आ नहीं सकता। तो यहाँ पर चीज़ों को एंड करते हैं।